आज एक टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एलएलबी करते हैं तो उसके बाद आपके सामने क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो आफ्टर एलएलबी व्हाट आर द करियर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर दोज स्टूडेंट्स, है ना, जो इस फील्ड में जाने के लिए इंटरेस्टेड है, उनके सामने एलएलबी के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन आता है। यहाँ एलएलबी लिखने का जस्ट तरीका ये है कि एलएलबी को इस तरह से लिखा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एलएलबी का मतलब क्या है। ये एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब है लेक्स लेगम बैक्लेरस। ठीक है, और इसी को हम इंग्लिश में जब कहते हैं तो कहते हैं बैचलर ऑफ लॉ, दैट इज बैचलर ऑफ लॉ। तो लेक्स लेगम बैक्लेरस जो है ये आपका लैटिन वर्ड है फॉर एलएलबी, और ये है आपका दैट इज बैचलर ऑफ लॉ, उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं। इसी तरह से अगर आप एलएलबी के बाद एलएलएम करोगे तो इसको लिखने का तरीका ये है, और इसको कहते हैं लेक्स लेगम मैजिस्टर, और इंग्लिश में यही लेक्स लेगम मैजिस्टर जो है उसको कहते हैं मास्टर ऑफ लॉ। सो अगर आप एलएलबी करते हो तो एलएलबी करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक आप 5 ईयर के कोर्स को चूज कर सकते हैं, या फिर आप 3 इयर्स वाला कोर्स जो है वो चूज कर सकते हो। तो 5 ईयर अगर आप 12th में अभी हैं तो आफ्टर 12th अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहो देन यू हैव ऑप्शन फॉर दी 5 ईयर कोर्स, और अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट है तो आप 3 ईयर कोर्स के लिए एलएलबी में जा सकते हैं। अलग अलग कॉलेज हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसके लिए ईयरली एग्ज़ाम जो है वो हेल्ड कराती है। कुछ पॉपुलर जैसे आप एग्ज़ाम के बारे में जानते होंगे, लाइक एनएलयू के लिए मेनली जो होता है क्लैट, इसी तरह से आईलेट के एग्ज़ाम है, स्लैट है, बीएचयू का जो एंट्रेंस टेस्ट है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट जो है वो की जाती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो एलएलबी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है, अगर आप अभी 12th जस्ट अपेयरिंग है, 12th का इस बार आप 12th के एग्ज़ाम्स को देंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम को देंगे, तो आप एलएलबी को अपना करियर जो है वो चूज़ कर सकते हो, और उसके बाद आप फिर फर्दर एलएलएम भी कर सकते हैं। और जो लोग ग्रेजुएट हैं वो भी चाहें तो आफ्टर ग्रेजुएशन वो एलएलबी को चूज़ कर सकते हैं। तो इसके आने से पहले थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग और थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है विंग्स आफ्टर 12, ये मेनली इन वेरियस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कराता है, जिसमें आपका क्लैट, आईलेट, स्लैट और अदर ऐसी एग्जामिनेशन जो है वो शामिल है। ठीक है, जो आपके एलएलबी के लिए होती है, कंडक्ट कराई जाती है। इसके अलावा CU/CET है, IP मैट है, क्राइस्ट, DU/JET, सिम्बायोसिस, और जो भी ऐसे एग्जाम्स है जो 12th के बाद होती हैं, तो उसके लिए आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, तो करियर ऑप्शन क्या है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एलएलबी को आप अपना करियर बनाना चाहते हैं या नहीं, ये सवाल आपके मन में होगा। तो देखिए, अगर आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल साइंस, मैथ्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर इस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा ऐसे आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स है उसमें आप इंटरेस्ट रखते हो, एंड सेकेंड ऑफ ऑल कि अगर इंटरेस्ट के साथ साथ आपको आर्ट्स के साथ साथ आपकी जो डिबेट करने की जो हॉबी एक है आपकी, आप डिबेट करना आपको बहुत अच्छा लगता हो, तो एलएलबी जो है वो आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा इसमें आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि थ्रू आउट द करियर आपको अलग अलग केसेस को डील करना पड़ता है, अलग अलग केसेस को देखना होता है। और अगर आपको रीड करना बहुत अच्छा लगता है, चीज़ों को पढ़ना समझना, उसको
उसके ऊपर तर्क वितर्क करना, ये कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ें आपको बहुत पसंद है तो आप बिल्कुल लॉ को अपने करियर के तौर पे चूज़ कर सकते हो। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आर्ट्स में ही आपका इंटरेस्ट हो, अगर आप साइंस के फील्ड में भी इंटरेस्ट रखते हैं बट आप एक अलग करियर चाहते हैं अपने लाइफ में, थोड़ा सा हट करके अगर आप करियर को देखते हैं जिसमें वेरियस ऑप्शंस आपके पास खुले हुए हों, तो आप बिल्कुल उस दौरान भी आप जो क्लैट है उसको एज अ ऑप्शन करियर आप चूज़ कर सकते हो। तो क्लैट जो है ये एलएलबी जो है वो आप उसको अपना करियर ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हो। तो हम जो है इसमें ये बात करने वाले हैं कि अगर आपने अब एलएलबी को एलएलबी अगर आप परस्यू कर रहे हैं और लॉ के फील्ड में आप अपना करियर देखते हैं, तो करियर के सामने आपके पास क्या क्या ऑप्शंस जो है वो बनती हैं। तो देखिए, एक पर्सन जो अभी एलएलबी कर रहा हो, इस पर्सन आइदर वो परस्यू कर रहा हो उस चीज़ को, या फिर उसने एलएलबी कंप्लीट कर लिया है और वो अब लॉ ग्रेजुएट है। तो ऐसे दोनों ही तरह के पर्सन को, जो परस्यू कर रहे हैं और जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है लॉ में अपना ग्रेजुएशन, इन दोनों को ही हम कहते हैं लॉयर। लॉयर एक ऐसा पर्सन है जिसको लॉ के बारे में नॉलेज है और उसके पास इस फील्ड से रिलेटेड डिग्री है, तो उसको हम कहेंगे कि वो लॉयर है, वकील है। लेकिन जब आप बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक बार जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है यहाँ पे, तब हम इसी लॉयर को हम कहते हैं यहाँ पे एडवोकेट। तो एडवोकेट का जनरली काम क्या है कि बहुत सारे वेरियस फील्ड होते हैं, सिविल में है, इंटरनेशनल लॉ है, सिविल लॉ है, आपकी क्रिमिनल लॉ है, अदर बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पे आप अपना करियर ऑप्शन जो है वो इसमें चूज कर सकते हो। एडवोकेट के तौर पे आप बिल्कुल एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होंगे, या आप किसी बड़े फर्म के साथ जुड़ करके, किसी ऐसे लॉ फर्म के साथ जुड़ करके, किसी सीनियर वकील के, किसी एडवोकेट के अंडर में रह करके आप काम कर सकते हैं। आगे चल करके आप अपना भी एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हो। तो एक अच्छा यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी देता है। तो एज एन एडवोकेट आपके पास एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपके पास ये करियर है, ऑप्शन है। लेकिन अगर आप इससे आगे अगर जाना चाहें तो अलग अलग स्टेट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए एग्जाम होता है। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं? जो सरकारी वकील होते हैं उनको हम कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो एडवोकेट के तौर पे आप काम करते हुए आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम दे सकते हो और उसके बाद एक सरकारी वकील के तौर पे आप जा सकते हैं, जहाँ पे जनरली ये है कि आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी, गवर्नमेंट की तरफ से आपको केसेस लड़ने को मिलेंगे, और ये भी एक बहुत अच्छा एक लाइफ होता है। और साथ ही साथ आपकी बहुत सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट भी रहती है इस जॉब के अंदर। तो ये तो है कि आपका आइदर एडवोकेट या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसके अलावा आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? तो अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसी फील्ड में आप जज के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, और ये एक ऐसा फील्ड है जिसके लिए बहुत सारे लॉ एस्पायरेंट जो है वो ज्वाइन करते हैं। आप इसमें सेकेंड क्लास जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लिए एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, सेकेंड क्लास जज, सिविल जज, सिविल जज सेकेंड क्लास, और साथ ही साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये अलग अलग स्टेट में ये एग्जाम्स जो हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इसलिए अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे ये टाइम टू टाइम ये एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कराई जाती है, और आप इसके लिए एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हो। इसके लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया जो है वो स्टेट वाइज वेरी कर सकती हैं, क्वालिफिकेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो वेरी कर सकता है। बट एक यहाँ पे ये होता है कि आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। तो जज, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है जज का। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म में देखोगे, हालांकि ऐसा कहना सही रहेगा कि सभी के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बट यस, इसी रास्ते आप आगे बढ़ करके आइदर अगर आप लॉयर हैं और हाई कोर्ट में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, या फिर आप जज हैं, तो ऐसे केसेस में एक टाइम के बाद, जैसे जज जो है, अगर आप हाई कोर्ट के लिए अगर आपको जज के तौर पे जब भेजा जाएगा तो आपके पास 10 इयर्स का एज ए जज एक्सपीरियंस होना चाहिए।
उसी तरह से हाई कोर्ट के लॉयर के तौर पे आपके 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये है कि अगर आप हाई कोर्ट में जज हैं तो 5 इयर्स के लिए अगर आप जज हैं तो आपको वहाँ पे प्रमोट किया जा सकता है, या फिर 10 इयर्स तक आपने अलग अलग जगहों पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करिए तो भी आपको वहाँ पे प्रमोट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। तो ये तो आपके पास एक बहुत लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, बट इनिशियली यस आप एडवोकेट या पब्लिक प्रोसिक्यूटर या जज के तौर पे इनिशियली आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और करियर में ग्रोथ कहाँ तक है, तो यस यू मे बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वन डे, ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आप जजेस बन सकते हो, आप चीफ जस्टिस बन सकते हो इंडिया के, तो ये चीज़ है। या आप इंडिया के बड़े लॉयर बड़े एडवोकेट में आप शामिल हो सकते हो। जैसे आप बहुत सारे लॉयर के नाम जो है वो आप अगर इस फील्ड में आप इंटरेस्टेड है तो आप सुनते होंगे, जानते होंगे। एक बहुत फेमस हमारे लॉयर थे जिनका कुछ समय पहले उनकी डेथ हो गई, जिनका नाम है राम जेठमलानी। उसी तरह से जो लॉयर्स हैं उनकी पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी उनका पॉलिटिक्स में भी उनका बहुत अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। इवन कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें भी बहुत सारे लॉयर्स थे। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो बहुत बड़े लॉयर जो हैं वो उसमें शामिल थे, जैसे मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये बहुत सारे ऐसे नाम जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फर्दर आज भी हमारे पॉलिटिक्स में आप अभी करंट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो जैसे अरुण जेटली जी जो थे वो एक बहुत फेमस लॉयर थे। कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं कपिल सिब्बल जी, वो एक बहुत रिनाउंड जो है वो लॉयर हैं। तो ऐसे बहुत सारे लॉयर्स जो हैं वो आगे चल करके वो पॉलिटिक्स में भी ज्वाइन करते हैं और फर्दर उनके पास बहुत रास्ता खुला होता है उसके लिए। तो करियर ऑप्शन तो आपके पास है, बट सपोज कि आप इस तरह से इसमें आगे नहीं जाना चाहते हो तो आप एक बार जब LLB की डिग्री ले लेते हैं तो उसके बाद आप अपने करियर को गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी लेकर के जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बैंकिंग की एग्जाम देंगे तो बैंकिंग में एक स्पेशल ऑफिसर के लिए अपॉइंटमेंट होता है जिसके अंदर आप एज अ लॉयर अपॉइंट किए जाते हैं और फिर बैंकिंग के बहुत सारे ऐसे केसेस वगैरह जो होती हैं उनको आपको वहाँ पे देखना होता है। तो बैंकिंग में भी IBPS के थ्रू ये रिक्रूटमेंट होता है और इसमें स्पेशल ऑफिसर के तौर पे आपको उसमें अपॉइंट किया जाता है। उसी तरह से इसमें बहुत सारे ऐसे अलग अलग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए टाइम टू टाइम वो वैकेंसीज निकलती रहती है और उसमें एक क्राइटेरिया ये होता है कि आप एज अ लॉयर या आपको एज अ लॉ का नॉलेज हो, लॉ ग्रेजुएट हुआ तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि गवर्नमेंट जॉब में भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और गवर्नमेंट जॉब की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बिल्कुल यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं UPSC के बारे में। UPSC में क्या है कि ऑप्शनल एक सब्जेक्ट होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं। ऑप्शनल के अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो जब ये ऑप्शनल के पेपर जब आप देंगे तो इसमें एक लॉ का भी पेपर होता है। जैसे बहुत सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे बहुत सारे पेपर होते हैं। उसी तरह से एक पेपर आपका लॉ का भी होता है। तो अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं और आपकी इस तरफ अगर इंटरेस्ट है कि एक समय के बाद आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हो, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, तो बिल्कुल आप लॉ को अपने करियर के तौर पे तो आपने परस्यू किया है। उसके बाद लॉ ग्रेजुएट होने के बाद आप UPSC के एग्जाम में अपियर हो सकते हैं और इसका फायदा आपको अदर भी कुछ पेपर्स में मिलता है। फॉर एग्जांपल जो आपकी GS के जो पेपर 2 है उसके अंदर भी इसका फायदा मिलता है जिसमें इंडियन पॉलिटी वगैरह के बारे में बात की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स रहेंगे उस चीज़ को पढ़ते हुए थ्रू आउट द आपके प्रिपरेशन में जो आप ऑलरेडी पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और लॉ जो है बहुत क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो आपका लॉ का एक पार्ट है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये चीजें ओवरलैप करती है, आपस में ओवरलैप करती है। तो एक तो आपके पास ये UPSC का भी ऑप्शन है आफ्टर लॉ ग्रेजुएट होने के बाद आप बिल्कुल UPSC के एग्जाम दे सकते हो। और इन केस अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है देन यू हैव सेकंड ऑप्शन एज वेल। मतलब आप अगर ये करते हैं कि प्लान बी मेरे पास क्या है, तो आपके पास प्लान बी रेडी है कि आप किसी भी टाइम में आप यहाँ से उठे और सपोज आपका UPSC में ही नहीं हुआ, आप सारे अटेम्प्ट देने के बाद नहीं होते हैं, तो आप बिल्कुल जाकर के फिर अपना प्रैक्टिस एज अ लॉयर स्टार्ट कर सकते हो और आगे अपनी करियर को आप जहाँ चाहे वहाँ पहुँचा सकते हैं। ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है, कंप्लीटली आपके ऊपर है। इसके अलावा उसी तरह से स्टेट PCS के जो एग्जाम होते हैं,
स्टेट पीसीएस के भी एग्जाम है जो अलग अलग स्टेट एग्जाम लेती है, फॉर एग्जांपल बिहार स्टेट पीसीएस, झारखंड स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, तो वहाँ भी लॉ जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है और वहाँ भी आपको फायदा मिलेगा। तो इन केस अगर यूपीएससी नहीं निकला तो आप स्टेट पीसीएस में भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल सर्वेंट बनने का इंटरेस्ट है तो। ओके, तो ये हो गया। इसके अलावा और भी वेरियस ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें लॉ जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर लॉ ग्रेजुएट जो है उसमें लॉ जो है वो एज अ डिग्री वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, क्वालिफिकेशन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, इसके अलावा अगर तो फर्दर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आप चूज कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने बताया कि आप एज ए लॉयर अपने करियर को लॉ करने के बाद आप एडवोकेट के तौर पे बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किसी एमएनसी को ज्वाइन कर सकते हो। एमएनसी बोले तो मल्टीनेशनल कंपनीज। अब ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो अच्छे खासे पैकेज पे आपको हायर करती हैं, और ये जो पैकेज होता है इसके थ्रू आप बिल्कुल इसमें आगे अपना इसमें आप ग्रोथ ले सकते हो, इन कंपनीज में ग्रोथ ले सकते हो, स्विच कर सकते हो, तो लाइफ लॉन्ग एक अच्छा करियर है। यहाँ पे हाँ ये होता है कि आपके पास वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर यहाँ पैसा बहुत अच्छा आपको मिल रहा है तो वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है। इनमें एमएनसीज के बहुत सारे, जैसे मान लीजिए ट्रेडमार्क रिलेटेड कोई ऐसा केस हुआ है ना, या फिर कोई अदर ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं ट्रेडमार्क से लेकर के, या मान लो कि कोई ऐसे जीआई से रिलेटेड कोई ऐसे केस हो गए, या बहुत सारे ऐसे अदर जो केसेस होते हैं उसमें इसको जो है ये सब केसेस को आपको डील करना होता है। तो कंपनीज के जो भी ऐसे सूट्स और फाइल के मामले, जो भी ऐसे सूट्स वगैरह होते हैं, उस केसेस में आपको अपीयर होना होता है, कंपनी को आपको रिप्रेजेंट करना होता है, और यहाँ पे लॉयर का जो लॉयर्स होते हैं उनका पैनल होता है, तो उन पैनल का आप भी एक हिस्सा रहेंगे। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास कि आफ्टर लॉ आप एमएनसी को अपना करियर चूज कर सकते हो। तो आप देखोगे कि लॉ, जब आप लॉ को एज ऑप्शन आप ले करके चल रहे हो, तो आपके पास बहुत डाइवर्स आपके पास ऑप्शंस जो है वो क्रिएट होती है। जैसे एक और ऑप्शन ये है कि आप बिल्कुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप कहीं पे प्रोफेसर के तौर पे अपॉइंट हो सकते हैं, आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा सकते हैं, या फिर आप अपना इंस्टीट्यूशंस खोल करके आप फर्दर प्रिपरेशन वगैरह करा सकते हो। तो करियर जो है यहाँ पे इमेंस अपॉर्चुनिटीज आपको देती हैं लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, कहीं भी ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर सपोज कि आपने लॉ कर लिया, लॉ से आप ग्रेजुएट है, उसके बाद आपने लाइफ लॉन्ग कहीं पे जॉब की 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, उसके बाद आपको लगता है कि ये जॉब छोड़ करके मुझे कुछ और करना चाहिए, तो लाइफ में आपके पास आपके लाइफ के किसी भी एज के किसी भी समय में, आप सपोज आप 65 ईयर्स के हैं, 70 ईयर्स के हैं, 75 ईयर्स के हैं, उस एज में भी अगर आप कैपेबल हैं, अगर आपको लगता है कि इस फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आप अपने जॉब से निकल करके आकर के वापस से इस फील्ड में मैदान में उतर सकते हो। तो दिस इज की लाइफ लॉन्ग आपके पास ये अपॉर्चुनिटी या ये जो फील्ड है आपके लिए ओपन रहता है। जैसे आप मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया था राम जेठमलानी जी का, देखिए कि इनके डेथ के समय के पहले तक भी इन्होंने बहुत सारे केसेस में रिप्रेजेंट किया है। सेम आपके अरुण जेटली जी के साथ है, सेम आपके कपिल सिब्बल जी के साथ है। इस एज में आज भी वो सुप्रीम कोर्ट में केसेस लड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट को जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे करियर ऑप्शन है आपके लिए, जो होता है आपका जैग। ये आर्मी में एक एंट्री है। अगर आप लॉ ग्रेजुएट होते हैं और आपका अगर परसेंटेज बहुत अच्छा होता है, तो आर्मी का ये जैग की एंट्री जो है वो निकलती है। हालांकि इसमें पोस्ट बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप इसको क्लियर कर पाते हैं, अगर आप इसको निकाल पाते हैं, जिसके लिए क्या होता है कि आपके मार्क्स के हिसाब से वहाँ पे बुलाया जाएगा। उसके बाद एक तरह से आपका कट ऑफ लिस्ट निकलता है, रिटेन देने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट कट ऑफ लिस्ट निकलता है, और उसके बाद डायरेक्ट आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हैं। ठीक है, एसएसबी इंटरव्यू के लिए आप अपियर होते हो, दैट इज स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। ये इंटरव्यू अपने आप में ही इतना फैंटास्टिक है, इतना जबरदस्त ये इंटरव्यू है, पूरे 5 दिन का चलने वाला ये प्रोसेस है। और इस इंटरव्यू में अगर आर्मी में आपको ऑफिसर बनना है, आइदर नेवी, एयरफोर्स, आर्मी,
या इवन कि कोस्ट गार्ड के अंदर भी, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो उसके लिए आपको ये एसएसबी इंटरव्यू जो है वो क्वालिफाई करना ही होगा। तो एसएसबी इंटरव्यू ये सेम है आपके जैक की एंट्री के लिए भी है। तो अगर आप यहाँ पे लॉ ग्रेजुएट अगर हैं, तो लॉ से आप ग्रेजुएट होने के बाद आपके परसेंटेज के हिसाब से एक कट ऑफ लिस्ट निकाली जाएगी अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो, और उसके बाद आपको जनरली बुलाया जाता है। तो अगर आपका कट ऑफ 75 के आसपास अगर है तो जनरली कॉल आ जाता है। सीटें कम होती हैं, बट अगर आप इसको अगर क्वालिफाई करते हैं तो आर्मी में जज के तौर पे आप बिल्कुल अपॉइंट हो सकते हो। और बहुत सारे जो कोर्ट मार्शल के केसेस होते हैं आर्मी के, उन कोर्ट मार्शल के केसेस में यही जो जैक के मेंबर्स हैं, यही जो लोग होते हैं, वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा आर्मी के अंदर करियर ऑप्शन है। और इस तरह से और भी ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो टाइम टू टाइम क्रिएट हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इंटरनेशनल लॉ की भी पढ़ाई करते हैं और फिर बहुत सारे इंटरनेशनल केसेस को देखते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो कंट्री के बाहर की बहुत सारे ऐसे केसेस होती हैं जिनमें वो अपीयर होते हैं, या वहाँ के बहुत सारे केसेस जो यहाँ चल रही हैं उसमें वो अपीयर होते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा इंटरनेशनल लॉ का आपको आइडिया होना चाहिए। तो बहुत सारी करियर ऑप्शन है। लॉ ग्रेजुएट अपने आप में आप कह सकते हैं कि उनके पास करने के लिए कमी नहीं होता, वो काम की उनके पास कमी नहीं होती है। दैट यू हैव टू चूज कि आप किस वे में किस तरफ जाकर के काम करना चाहते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एक बार आप अगर एलएलबी करते हैं तो लाइफ लॉन्ग आपके पास उसके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। आप लाइफ के किसी भी एज के पड़ाव में आप जा करके लॉ को अपना करियर जो है वो बना सकते हो, या एज ए एडवोकेट आप कोर्ट में उतर सकते हो। और इसके अलावा जो वेरियस आपके पास ऑप्शन है वो तो हैं ही। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस व्यू। सो थैंक यू सो मच, और बात करेंगे फिर अगले किसी वीडियो में और नेक्स्ट किसी एलएलबी के टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच।